अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास इक्वेशन दी गई है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। पेज नंबर 102 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ A, B and C are real numbers and if A not equal to 0, B not equal to 0, then AX plus BY equal to C is called a linear equation। अगर A, B and C ये A, B और C रियल नंबर हो, A भी ज़ीरो ना हो और B भी ज़ीरो ना हो, देन फिर AX प्लस BY इक्वल टू C, तो ये जो इक्वेशन है AX प्लस BY इक्वल टू C ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन। इसमें वेरिएबल कौन से हैं? x और y, ये हमारे पास वेरिएबल है। द टू वेरिएबल्स आर दी x एंड y। कौन से वेरिएबल्स हैं? x और y आर नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फिर ये क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखें ए और बी क्या है? ए और बी कोफिशिएंट है किसके? वेरिएबल एक्स वाई के। एक्स वाई हमारे पास क्या है? वेरिएबल, और ए बी कोफिशिएंट है। और ये जो सी है यहाँ पर सी कांस्टेंट नंबर है। तो इसको देखते हैं। द नंबर ए एंड बी आर दी कोफिशिएंट, जैसा कि अभी आपको बताया ए और बी कोफिशिएंट है ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। कौन से वेरिएबल्स के? इस इक्वेशन के वेरिएबल्स हैं ये x और y। द नंबर c इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। जो c नंबर है हमारे पास वो कांस्टेंट होगा। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने हमें इक्वेशन बताई है कैसे होगी। 11 कोफिशिएंट है x का, x वेरिएबल का, 3 कोफिशिएंट है y वेरिएबल का और y, और यहाँ पर जो 7 है ये कांस्टेंट है। यहाँ पर भी 2 कोफिशिएंट है x वेरिएबल का, 3 कोफिशिएंट है y वेरिएबल का और 5 कांस्टेंट है। यकीनन अब आपको समझ आ गई होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल हो, तमाम वेरिएबल्स एक तरफ हों और दूसरी तरफ सिर्फ कांस्टेंट हो। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट नंबर 1 y इक्वल माइनस एक्स माइनस 3। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट नंबर 1 y इक्वल माइनस एक्स इक्वल 3। अब ये हमारे पास यहाँ वेरिएबल है, हमने इसे इस तरफ लेकर आना है। ये माइनस क्या है तो इस तरफ आकर इक्वल के जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं। x प्लस ये वाला इसके साथ y, क्योंकि इक्वल के पहले ही इस तरफ है और इस तरफ क्या बच गया? -3। तो ये हमारे पास मुकम्मल इक्वेशन बन गई ना। इसका x का कोफिशिएंट क्या है? 1, y का कोफिशिएंट भी क्या है? 1, और दूसरी तरफ क्या है? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम लिख लेते हैं दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये कोफिशिएंट है। इससे पहले कि हम इसे कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेकर जाएं, हम इसे अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले x आता है, क्योंकि x वेरिएबल छोटा है, पहले x आएगा फिर y आएगा और फिर कांस्टेंट। तो पहले हम x वाले लिख लेते हैं। -3x ये प्लस का है तो प्लस y -2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना होता है कि स्टार्ट वाली जो फर्स्ट वैल्यू है ना उसके साथ माइनस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हमेशा पहली वैल्यू के साथ प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस है। तो यहाँ प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पूरी वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x + y -2 इक्वल टू 0।
अब माइनस वन से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3x वन सा 3x, यहाँ प्लस है तो बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस तरफ वेरिएबल रहेंगे 3x माइनस वाई, और ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ जाता है, तो हम 2 को जब इक्वल दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर -2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक तरफ वेरिएबल है और दूसरी तरफ कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें हमने पहले एलसीएम लेना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में फॉर्म आ रही है ना, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसे सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे, इसका नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम 3 ही आएगा, क्योंकि नीचे सिर्फ और सिर्फ 3 है तो एलसीएम 3 होगा। और एलसीएम कैसे लेते हैं, तो जो एलसीएम होता है ना, उसको हम हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 से भी, और इस पूरी वैल्यू के साथ भी। y मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 5/3 x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, 3 वन सा 3 और माइनस एज इट इज़ इक्वल, नीचे 3 डिवाइड हो रहा है और यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट है ना, तो 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5x प्लस 5 2 सा 10। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ लिख लेना है और कांस्टेंट को एक तरफ लिख लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है ना, हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3y एज इट इज़, -3 है, दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाएगा, 5x प्लस 10, यहाँ -3 है, जब इक्वल दूसरी तरफ गया तो +3, 3y एज इट इज़, 5x प्लस 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 10 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13। अब इस तरफ ये वेरिएबल है, हमने इसे दूसरी तरफ लेकर जाना है, क्योंकि हमें एक तरफ वेरिएबल चाहिए और दूसरी तरफ कांस्टेंट। तो यहाँ +5x है ना, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -5x, ये प्लस का है ना, +3y इक्वल टू +13। अब हमने क्या देखा था कि फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो फिर माइनस आ गया। अब माइनस खत्म करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी इक्वल के और इक्वल के दूसरी तरफ भी। -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -5x प्लस 3y, इस तरफ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 5x एज इट इज़, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और 3y को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3y ही आएगा, इक्वल, यहाँ इसके साथ 13 के साथ प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस -13 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक तरफ वेरिएबल है और दूसरी तरफ कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, 3 का एलसीएम लेंगे, इस इक्वेशन का हम एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 को हम हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 5y/3 मल्टीप्लाई बाय 3
-3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 3x, 3 वन सा 3 माइनस एज इट इज़ इक्वल 3 को 3 से कैंसिल कर दें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो सकते हैं। अगर ऊपर नीचे हो या इस तरफ को हो तो कैंसिल हो सकते हैं। 3 वन सा 3, 3 वन सा 3, 5y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 3 3 सा 9। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ। इस तरफ ये -3 है, जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वल की तो ये +3 हो जाएगा। 5y माइनस 9, इस तरफ -3 तो इधर आकर +3, 3x एज इट इज़ इक्वल 5y माइनस प्लस माइनस 9 में से जब 3 निकालेंगे तो क्या आएगा? 6, और साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि 9 बड़ा है और 9 के साथ माइनस का साइन है। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल को इक्वल के इस तरफ ले आना है। यहाँ +5y है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? -5y इक्वल -6। अब ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इक्वल के एक तरफ वेरिएबल्स है और दूसरी तरफ कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसका भी पहले हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, इसका एलसीएम लेके देख लेते हैं। 2 और 3, 2 के टेबल पे करेंगे। 2 वन ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 वन ज़ा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू ज़ा 6, तो इसका एलसीएम क्या आया? 6। तो हम 6 को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल के इस तरफ भी और इक्वल के इस तरफ भी। 6 मल्टीप्लाई x माइनस 1 ओवर 2 इक्वल 6 मल्टीप्लाई y प्लस 2 ओवर 3। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कटिंग हो सकते हैं। 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6। अब यहाँ पर क्या बच गया? ये वाला 3 और यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर 2 और ये y प्लस 2। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 3x माइनस एज इट इज़ 3 वन सा 3 इक्वल 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2y प्लस 2 टू ज़ा 4। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो पहले हम कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ -3 है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के तो क्या हो जाएगा? +3। यहाँ -3, यहाँ आकर क्या हो गया? +3। 3x एज इट इज़ 2y प्लस 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 4 में 3 ऐड किए तो क्या आया? 7। अब हमने क्या करना है, इस वेरिएबल को इक्वल के इस तरफ ले आना है। यहाँ पर +2y है ना, जब इक्वल की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? -2y, साइन चेंज हो जाते हैं। +2y है तो -2y इक्वल 7, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो अब ये हमारे पास इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। इक्वल की एक तरफ वेरिएबल्स हैं और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है। पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 4, क्योंकि नीचे और कोई वैल्यू नहीं तो सिर्फ 4 ही इसका एलसीएम है। तो क्या करेंगे, 4 को हम तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 ओवर 4 इक्वल y मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय
4। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो क्या बचा यहाँ 2x + 1 इक्वल y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4y माइनस 4 1 जा 4। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे और वेरिएबल को एक तरफ। 2x इक्वल 4y माइनस 4, ये +1 है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। 2x इक्वल 4y माइनस माइनस प्लस 4 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। अब यहाँ पर ये +4y है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -4y। 2y माइनस 4y, क्योंकि यहाँ पर ये +4y है, जब इस तरफ आएगा तो -4y इक्वल -5। तो ये हमारे पास इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वल की एक तरफ वेरिएबल्स हैं और दूसरी तरफ कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने इसका क्या करना है, इसको हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इन 2 वेरिएबल्स, और जिसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। हमने इन स्टेटमेंट्स को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जिसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। लीनियर इक्वेशन आपको पता है क्या है, जिसमें वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पार्ट नंबर 1 है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11। अगर हम 2 नंबर्स को सम करें, उनको ऐड करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 11। तो लेट कर लेते हैं, लेट दी फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, हमने लेट किया x, और सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, लेट दी सेकंड नंबर इक्वल टू y। अब हमने क्या करना है, अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करें तो क्या आएगा 11, तो हम इन 2 नंबर्स को ऐड कर देते हैं, x + y इक्वल टू 11। तो ये इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ बुक एंड 2 पेंसिल्स ₹90। एक बुक और 2 पेंसिल की जो कीमत होगी ना वो क्या होगी 90 रुपीज़। हमने इसको सॉल्व करना है। हम लेट कर लेते हैं कि जो बुक की कीमत है वो क्या है, लेट दी प्राइस ऑफ बुक इक्वल टू x, और क्या करते हैं, पेंसिल की कीमत क्या होगी, लेट दी प्राइस ऑफ पेंसिल इक्वल टू y। अब हमने क्या देखा है, बुक तो एक ही है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास पेंसिल्स है ना वो 2 हैं। तो 2 पेंसिल्स की कीमत क्या होगी, एक पेंसिल की y है तो 2 पेंसिल की क्या होगी 2y। द प्राइस ऑफ 2 पेंसिल इक्वल टू 2y। एक पेंसिल की प्राइस y है तो 2 पेंसिल की प्राइस क्या होगी 2y। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या है कि एक बुक और 2 पेंसिल, इसकी कीमत क्या होगी 90। जब हम एक बुक और 2 पेंसिल की कीमत को ऐड करेंगे
तो हमारे पास टोटल कीमत क्या आएगी 90 रुपीज़। तो इसे लिखते हैं, हमारे पास बुक की कीमत क्या थी x प्लस और पेंसिल की कीमत क्या है 2y। दो पेंसिल की कीमत 2y किसके इक्वल थी 90 रुपीज़। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 को रीड करते हैं। The weight of Zainab is 1/3 is weight of हामिद। जैनब का वेट हामिद के वेट से 3 गुना कम है। ये कहा जा सकता है हामिद का वेट जैनब के वेट से 3 गुना ज़्यादा है। फिर रिपीट कर देती हूँ, जैनब का वेट हामिद के वेट से 1/3 कम है और हामिद का वेट जैनब के वेट से 1/3 ज़्यादा है। तो इसे अब सॉल्व करते हैं। लेट करते हैं, लेट दी वेट ऑफ जैनब। जैनब का वेट कितना है x। लेट दी वेट ऑफ हामिद और हामिद का वेट कितना है y। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या है, जैनब का वेट हामिद के वेट से 3 गुना कम है या हामिद का वेट जैनब के वेट से 3 गुना ज़्यादा है। अब जैनब का वेट क्या है x और हामिद का वेट क्या है y। हामिद का वेट 3 गुना ज़्यादा है ना, तो हम इसके साथ 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू y, ऊपर चला जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y/3। जैनब का वेट क्या है x और हामिद का वेट जैनब के वेट से 3 गुना ज़्यादा है, तो हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। पार्ट नंबर 4 को रीड करते हैं। The sum of 2 times of first number and 3rd times of second number is 30। हमने जमा करना है किसको, पहले नंबर को 2 टाइम करना है, यानी हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होगा ना उसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है और जो सेकंड नंबर होगा उसको 3 टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब उन दोनों को ऐड करेंगे ना फर्स्ट और सेकंड नंबर को, तो हम वो किसके इक्वल आ जाएगा 30 के। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट दी फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर इक्वल टू y। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर का 2 टाइम लेना है और सेकंड नंबर का 3 टाइम। तो लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर का जब 2 टाइम लिया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास x, जब x का 2 टाइम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब हम सेकंड नंबर का 3 टाइम ले लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर क्या है y। जब y को हम 3 टाइम लेंगे तो क्या बन जाएगा 3y। अब हमने क्या करना था, हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को सम करना था, इनको ऐड करना था। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करने से क्या आएगा हमारे पास 30। तो अब इसको लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या था, हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करना था। फर्स्ट नंबर क्या था 2x प्लस और सेकंड नंबर क्या था 3y। तो ये किसके इक्वल था 30 के। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू 30।
तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। पार्ट नंबर 5 को रीड करते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड कहफ इज 26 ईयर्स। जब हम हानिया और कहफ की एज को ऐड करते हैं ना, तो वो क्या होती है 26। उनकी टोटल एज कितनी है 26 ईयर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट दी एज ऑफ हानिया, हम लेट करते हैं कि हानिया की एज कितनी है x एंड लेट दी एज ऑफ कहफ, कहफ की एज कितनी हो गई y। हमने लेट किया कि हानिया की एज x है और कहफ की एज y है। तो ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, जब हम हानिया और कहफ की एज को सम करेंगे ऐड करेंगे तो कितनी होगी 26 ईयर्स। तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन हानिया की एज कितनी है x प्लस और कहफ की एज y। इन दोनों की एज को सम करेंगे तो क्या आएगा 26 ईयर्स। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स एंड 7 बास्केटबॉल इज 3000 रुपीज़। हमने फुटबॉल खरीदे हैं और बास्केटबॉल खरीदे हैं। 3 फुटबॉल्स और 7 बास्केटबॉल की जो कीमत है ना वो कितनी आई है हमारे पास 3000। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट दी कॉस्ट ऑफ फुटबॉल इक्वल टू x, लेट दी कॉस्ट ऑफ बास्केटबॉल इक्वल टू y। हमने लेट किया कि फुटबॉल की जो कॉस्ट है, फुटबॉल की ख़रीद जो है वो कितनी है x और जो कॉस्ट है बास्केटबॉल की वो कितनी है y। अब क्या करना था 3 फुटबॉल्स की, 3 फुटबॉल की कॉस्ट निकालनी है और 7 बास्केटबॉल्स की। तो लिखते हैं दी कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स, कितनी है हमारे पास 3 फुटबॉल्स हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स इक्वल टू 3x। एक फुटबॉल की कॉस्ट कितनी है x, तो 3 फुटबॉल की कॉस्ट कितनी होगी 3x। अब हमने निकालनी है 7 बास्केटबॉल्स की। द कॉस्ट ऑफ 7 बास्केट बॉल्स इक्वल टू 7y। एक बास्केटबॉल की कॉस्ट कितनी है y, तो 7 बास्केटबॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी 7y। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। 3 फुटबॉल्स और 7 बास्केटबॉल्स की कॉस्ट को अगर हम ऐड करें तो वो कितनी होती थी 3000। तो कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन थ्री फुटबॉल्स 3x प्लस 7 बास्केटबॉल्स 7y, इनके कॉस्ट को अगर हम ऐड करें तो कितनी आती थी 3000। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है। पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 3 को माइनस करते हैं, दोबारा से सुन लें, न्यूमरेटर अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 3 को माइनस कर दें, 3 को डिक्रीज कर दें, 3 को अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से निकाल दें तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी 2/3।
तो इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे आएगी। लेट करते हैं, लेट दी न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स। न्यूमरेटर किसके इक्वल है, एक्स। और फिर लेट करते हैं, लेट दी डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। न्यूमरेटर किसके इक्वल आ गया, एक्स के, और डिनोमिनेटर किसके इक्वल आ गया, वाई की। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स ओवर वाई, क्योंकि न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक हमें क्या कहा गया है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 3 को माइनस करें तो फ्रैक्शन क्या आएगी, 2/3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, एक्स ओवर वाई। न्यूमरेटर है एक्स माइनस 3 और डिनोमिनेटर वाई माइनस 3। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के। न्यूमरेटर में से भी हमने 3 को माइनस किया, डिनोमिनेटर में से भी हमने 3 को माइनस किया, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई, 2/3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.11 भी कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।